हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने रेडियल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक और गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ लिया था। ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल्स। ओके, तो यहाँ पर भी हम रेडियल सेल का ही एग्जाम्पल लेंगे। सिंपल एग्जाम्पल समझने में इजी रहेगा। ठीक है, तो रेडियल सेल का जैसे कि हमें पता है कि जिंक और कॉपर के 2 इलेक्ट्रोड रहते हैं उसमें, राइट। और वहां पे जो नेट सेल रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, ये रिएक्शन होती है नेट सेल रिएक्शन, राइट। रेडियल सेल की रिएक्शन ऐसी होती है। ओके, अब जब हम रिवर्सिबल सेल की बात करते हैं, रिवर्सिबल सेल, राइट, तो उसका क्या मतलब है कि रिवर्सिबल सेल में जो भी सेल रिएक्शन हुई है, जैसे कि ये रेडियल सेल की कंप्लीट रिएक्शन थी। ओके, अब इसमें अगर हम कहें कि एनोड पर जो रिएक्शन हुई थी वो रिएक्शन ऐसी थी, यानी कि ऑक्सीडेशन हुआ था, और जो कैथोड पर रिएक्शन हुई थी वहां पे रिडक्शन हुआ था। ठीक है, वहां पे क्या हुआ था, रिडक्शन हुआ था। तो रिवर्सिबल सेल में क्या होता है कि अगर आप कोई बाह्य विद्युत वाहक बल लगा दें इस सेल पर, कोई बाह्य विद्युत वाहक बल या ईएमएफ अप्लाई कर दे, तो जो सेल रिएक्शन होती है, सेल रिएक्शन, या फिर आप कहें यहाँ पे सेल से ज्यादा बेटर है, इलेक्ट्रोड की जो रिएक्शन होती है वो रिवर्स हो जाती है। इलेक्ट्रोड की रिएक्शन जो है रिवर्स हो जाती है। ठीक है, यानी कि जो रिएक्शन एनोड पे हो रही थी, ओके, मतलब कि जो ऑक्सीडेशन हो रहा था, अब वो ऑक्सीडेशन ना होकर के रिडक्शन होगा एनोड पर, और जो कैथोड पर रिडक्शन हो रहा था, अब जो कॉपर का जो है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो क्या होता है कि बाह्य ईएमएफ अप्लाई करने पर ये जो सेल रिएक्शन थी आपकी, ये रिवर्स हो जाएगी। कैसे, ये हो जाएगी, जिंक का तो हो जाएगा रिडक्शन, और जो कॉपर है, सॉरी, जिंक का तो हो जाएगा रिडक्शन, और जो कॉपर है उसका होगा ऑक्सीडेशन। समझ में आया? ठीक है, तो जो आपकी नेट रिएक्शन होगी वो क्या होगी, नेट सेल रिएक्शन होगी, वो होगी कॉपर प्लस Zn2 प्लस, और कॉपर 2 प्लस प्लस Zn। आप नोटिस करेंगे यहाँ पे, तो ये रिएक्शन कब, जब कोई बाह्य ईएमएफ अप्लाई हुआ है, ठीक है, आउटर ईएमएफ अप्लाई किया गया है कोई, तब बिल्कुल रिवर्स हो गई। पहले ये थी, और बाह्य ईएमएफ अप्लाई करने के बाद जो रिएक्शन थी वो ये हो गई, बिल्कुल क्या हो गई, रिवर्स हो गई। तो रेडियल सेल में ऐसा पॉसिबल है। ओके, तो ये इस तरह का जो सेल होगा वो आपका क्या कहलाएगा, रिवर्सिबल सेल कहलाएगा। यानी कि बाह्य विद्युत वाहक बल अप्लाई करके आप उसकी सेल रिएक्शन, इलेक्ट्रोड रिएक्शन को रिवर्स कर सकते हैं, और इस तरह के जितने भी सेल होते हैं उन्हें रिवर्सिबल सेल कहते हैं। ठीक है, तो ये था रिवर्सिबल सेल का एक्सप्लेनेशन कि रिवर्सिबल सेल कैसा होता है। ओके, और उसके लिए जो कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि बाह्य जो है ईएमएफ अप्लाई करने पर सभी जो है रिवर्स हो जाएगी। उसके लिए जो कंडीशन है कि जो बाह्य ईएमएफ है, वो बाह्य ईएमएफ सेल ईएमएफ से ज्यादा होना चाहिए, सेल ईएमएफ से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तभी वो रिवर्सिबल गुण दर्शाएंगे। ओके, तो ये थे रिवर्सिबल सेल की, रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है। अब आता है इरिवर्सिबल सेल। इरिवर्सिबल सेल,
इरिवर्सिबल सेल किस टाइप के होते हैं? ये सेल ऐसे होते हैं कि इनमें अगर बाह्य ईएमएफ लगा दिया जाए, बाह्य ईएमएफ अप्लाई करने पर जो सेल रिएक्शन है को रिवर्स नहीं किया जा सकता। ठीक है, सेल रिएक्शन को ऐसे सेल जिनमें बाह्य विद्युत वाहक बल अप्लाई करने पर भी सेल रिएक्शन को जो है रिवर्स नहीं किया जा सके तथा विद्युत धारा की दिशा परिवर्तित न की जा सके। विद्युत धारा यानी कि जो करंट की डायरेक्शन है, जो करंट का फ्लो है, उस फ्लो की जो डायरेक्शन है वो परिवर्तित ना हो। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी जो रिएक्शन है, इलेक्ट्रोड रिएक्शन है, वो रिवर्स हो गई तो करंट का फ्लो भी रिवर्स हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे अगर बाह्य ईएमएफ लगाने पर, एक्सटर्नल ईएमएफ लगाने पर भी अगर सेल रिएक्शन रिवर्स नहीं होती है तो आपका जो करंट फ्लो की जो डायरेक्शन है वो भी चेंज नहीं होगी यहाँ पे, राइट। तो कैसे होते हैं ऐसे इलेक्ट्रोड? सिंपल सा है यहाँ पर कि एक सेल है जिसमें कि 2 इलेक्ट्रोड लगे हैं, एक ही सेल में 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए, ठीक है, एक ही में होंगे, खैर एक सेल में 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, राइट। ये मान लो जिंक का इलेक्ट्रोड है और ये जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है, और ये दोनों ही इलेक्ट्रोड एक ही सॉल्यूशन में डिप्ट है, एक ही सॉल्यूशन में। डेनियल में तो क्या था? डेनियल में तो ये था ना कि यहाँ पे 2 चैम्बर थे और ये जिंक का था, ये कॉपर का था, ठीक है, ये जिंक का था, ये कॉपर का था, ये अपने आयंस में जो है वो डिप था और ये अपने आयंस में डिप था, राइट। पर यहाँ पे क्या है, हमने एक ऐसा सेल लिया है कि उसमें 2 इलेक्ट्रोड है, जिंक और कॉपर, और साथ ही वो सेम जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें डिप्ट है, यानी H2SO4 में मान लो हमने डिप्ट कर रखा है इसको एक तरह के एसिड में, सल्फ्यूरिक एसिड में, राइट। अब क्या होता है, इस सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये जो हमारा सेल है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखो, इस सेल का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ओके। और ये कैसा होगा? प्योर नहीं होगा, एक्वस सॉल्यूशन यानी डाइल्यूटेड होगा थोड़ा, ओके। और ये कॉपर, इस तरह से जो है आप एक सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। जो हम सेल की बात कर रहे हैं उसका रिप्रेजेंटेशन ये है, राइट। अब क्या होता है ना, यहाँ पे हम कह रहे हैं रिवर्स नहीं होगी रिएक्शन, कैसे? तो इनिशियली तो क्या होता है यहाँ पे कि ये जिंक है, ये जिंक जो एनोड की तरह काम कर रहा है, इनिशियली जब आपने ईएमएफ अप्लाई नहीं किया है, राइट, जब ईएमएफ एक्सटर्नल ईएमएफ अप्लाई नहीं किया है तो रिएक्शन कैसी होती है? यहाँ पे आपका ये जो जिंक होता है ये नॉर्मली जैसे ऑक्सीडाइज होता है वैसे ऑक्सीडाइज होगा यहाँ पर भी, राइट। और यहाँ पे जो ऑक्सीडाइज होने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर ये तो कोई एज इट इज तो रहता नहीं है, ये भी अपने आयंस की फॉर्म में रहता है इस तरीके से, राइट। तो जो हाइड्रोजन आयन होंगे, यहाँ पे जो प्रोटॉन होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेंगे और ये क्या बना देंगे, H2 गैस बना देंगे, और ये H2 क्योंकि गैस है तो ये रिलीज हो जाएगी यहाँ से, राइट। और आपका जो नेट जो रिजल्ट है, नेट सेल रिएक्शन है, वो कुछ इस तरह की होगी, राइट। ये आपकी नेट सेल
रिएक्शन। अब क्या होता है सेकेंड ऑप्शन में, सेकेंड पॉइंट में, कि एक्सटर्नल ईएमएफ अप्लाई करने पर क्या होता है, एक्सटर्नल ईएमएफ अप्लाई करने पर जो कॉपर है, जो सेकेंड वाला जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, सॉरी इलेक्ट्रोड है, उस पर जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है। देखो यहाँ पर आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, यहाँ पर किसका, पहले वाले केस में किसका रिडक्शन हो रहा है, H प्लस का। यहाँ पे एक्सटर्नल ईएमएफ अप्लाई करने पर क्या होता है, जो कॉपर इलेक्ट्रोड है वो हो जाता है ऑक्सीडाइज, कॉपर इलेक्ट्रोड हो जाता है ऑक्सीडाइज। और क्यों हुआ है, एक्सटर्नल ईएमएफ अप्लाई करने पर हुआ है, राइट। तो कॉपर इलेक्ट्रोड हो जाता है ऑक्सीडाइज, और ऑलरेडी यहाँ पे आयंस तो प्रेजेंट है H प्लस, ये ले लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और H2 गैस बना देता है, और ये गैस यहाँ पे रिलीज हो जाती है, राइट। और नेट जो सेल रिएक्शन है वो क्या होगी, कॉपर प्लस 2 प्लस, राइट। और ये कॉपर 2 प्लस प्लस H2, ओके। ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हो जाएंगे, तो ये नेट सेल रिएक्शन होती है। अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि इनिशियली भी क्या हो रहा था, जो H प्लस आयन है वो ही रिड्यूस कर रहे थे, और ईएमएफ अप्लाई करने के बाद भी क्या हो रहा है, H प्लस आयन ही रिड्यूस कर रहे हैं। यानी कि हमारा जो रिएक्शन है वो तो, जो रिडक्शन का प्रोसेस है वो तो सेम ही है, एक्सटर्नल ईएमएफ अप्लाई करने पर चेंज कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। जबकि स्टार्टिंग में क्या था यहाँ पे, देखो ये जो था केस, इसमें क्या था, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था, कॉपर का रिडक्शन हो रहा था, राइट। पर जैसे ही आपने अप्लाई किया, कॉपर का हो गया रिडक्शन, कॉपर का हो गया ऑक्सीडेशन, और जिंक का हो गया रिडक्शन, बिल्कुल ही दोनों रिएक्शन ऑपोजिट हो गई। पर यहाँ पे अगर इसको हम कंसिडर करें, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग है, हमारा ये सेल का सिस्टम ही अलग पूरा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, पहले भी जो है H प्लस का ही रिडक्शन हो रहा था, और अब भी जो है एक्सटर्नल ईएमएफ अप्लाई करने के बाद भी जो है वो H प्लस का ही रिडक्शन हो रहा है। तो इस तरह के जो सेल होते हैं, जो बाह्य ईएमएफ या एक्सटर्नल ईएमएफ अप्लाई करने के बाद भी जिनकी इलेक्ट्रोड के जो रिएक्शन होती है या जो करंट फ्लो होता है वो चेंज नहीं होता है, तो इस तरह की जो सेल होंगे वो क्या कहलाएंगे आपके, वो कहलाएंगे इरिवर्सिबल सेल, ओके। चलो यहां तक आपको क्लियर हुआ, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम सेल रिप्रेजेंटेशन। अभी आपको अच्छे से क्लियर होगा कि ये जो हम जो वर्टिकल लाइन खींचते हैं, कॉमा लगा के लिखते हैं किसी भी सेल को, इन सब के पीछे क्या कहानी है, ओके। तो हर सेल को रिप्रेजेंट करने के अपने तरीके होते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम वही पढ़ेंगे कि कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, ओके। कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन of electrochemical cell, ओके। जो विद्युत रासायनिक सेल है उनका निरूपण किस तरह से किया जाता है, तो मैं सीधा आपको एग्जाम्पल के साथ ही स्टार्ट करूंगी ताकि आपको क्लियर हो, ओके। पहला पॉइंट है, कह लो, ठीक है। पहला पॉइंट है, एक ही लिख लो, कि अगर आपका सेल का जो एक इलेक्ट्रोड है वो 2 पदार्थों से बना हुआ है, 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है। क्या सेल का इलेक्ट्रोड 2 या 2 से ज्यादा
सब्सटेंस से बना हो तो दोनों सब्सटेंस को कॉमन लगता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ा था, राइट। वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसमें जो है एक नली होती है, उसमें प्लेटिनम का वायर होता है, प्लेटिनम की प्लेट होती है, प्लेटिनम की कोटिंग होती है, राइट। पर उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि सिर्फ यही तो नहीं होता, यहां से H2P पास होती है, सब मिला के जो है आपका एक इलेक्ट्रोड बनाते हैं। ओके, और फिर जो है वो किसके कांटेक्ट में रहता है, HCl के कांटेक्ट में रहता है। तो यहाँ पे प्लेटिनम और H2 मिलकर के इलेक्ट्रोड बनाते हैं। तो यहाँ पे हम दो सब्सटेंस है हमारे पास, एक तो प्लेटिनम है, दूसरा है H2। तो इन दोनों को इस तरह से लिखेंगे, राइट। मैं डायरेक्ट ही लिख रही हूं। फिर जो सेकेंड पॉइंट है उसमें क्या है कि अगर आपका वो इलेक्ट्रोड जो है वो अपने आयंस के साथ कांटेक्ट में हो तो वो जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, यहाँ पे HCl क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो इसके आयंस क्या है, H+ और Cl- है। H2 से रिडक्शन से या ऑक्सीडेशन से यहाँ पे क्या बनते हैं, H, यहाँ पे रिडक्शन से क्या बनेंगे, H+ का रिडक्शन होगा तो H2 बनेंगे। तो ये क्या है, अपने ही आयंस से घिरे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी गैस आती है वो अपने ही आयन से पूरा यहाँ पे घिरे हुए है, H+ आयन है क्योंकि यहाँ पे। तो जिस इलेक्ट्रोलाइट या जिस आयन के संपर्क में वो होते हैं, अगर उस इलेक्ट्रोलाइट को आपने लिखना है यहाँ पर, तो आप एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे और लिखेंगे यहाँ पे HCl। ओके, अब मैं डायरेक्ट बता रही हूं। ओके, ये तो हो गया क्या, एक इलेक्ट्रोड का पार्ट। अब एक ही सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है। एक सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, राइट। अब जो दो इलेक्ट्रोड होते हैं तो उन दोनों इलेक्ट्रोड को सेपरेट भी तो किया जाए। KCl मैंने कहा था ना, रेनियर सेल में जैसे कि क्या होता है, वो सेपरेटेड रहते हैं ना सॉल्ट ब्रिज से, राइट। तो ये क्या होता है, जो आपका लिक्विड पोटेंशियल होता है, ठीक है, उसको दर्शाता है, लिक्विड जंक्शन को दर्शाता है। तो यहाँ पे वही देखेंगे हम कि ये जो लिक्विड जंक्शन यहाँ पे अगर प्रेजेंट है दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, तो उसे आप इस तरह से लिखते हैं, लिक्विड जंक्शन को जो एब्सेंट होगा, सॉरी, लिक्विड जंक्शन एब्सेंट होगा। और कैसे एब्सेंट कराएंगे आप उसे, सॉल्ट ब्रिज से जोड़ करके, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, दूसरा स्टार्ट होगा, दूसरा इलेक्ट्रोड स्टार्ट होगा। और दूसरे इलेक्ट्रोड को लिखने से पहले सबसे पहले आपने क्या करना है, यहां से पीछे से स्टार्ट करना है। ये कॉपर, ये क्या है, इलेक्ट्रोड है। तो कॉपर तो एक रॉड ही था, ठीक है, और वो किसी और पदार्थ से नहीं बना था, कॉपर इलेक्ट्रोड सिर्फ प्योर कॉपर से बना हुआ था। तो इसे ऐसे ही लिखेंगे। फिर ये क्या है, अपने ही आयंस के संपर्क में था, जो इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज किया वो था कॉपर सल्फेट। तो इसको इस तरह से लिख लिया, राइट। अब ये देखो, ये है एक इलेक्ट्रोड, ये है दूसरा इलेक्ट्रोड, और दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो लिक्विड जंक्शन प्रेजेंट है, ठीक है, जिसे हमने सॉल्ट ब्रिज लगा करके दूर किया है। तो ये सॉल्ट ब्रिज को हम ये दो वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो इस तरह से एक पूरे सेल का रिप्रेजेंटेशन आपने कर दिया। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और कॉपर का इलेक्ट्रोड आपने रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे कर दिया। ओके, इसी तरह से यहाँ पे तो ये वो बात हो गई कि अगर लिक्विड जंक्शन था, लिक्विड जंक्शन अगर था और जिसको आपने सॉल्ट ब्रिज लगा के दूर किया है, तब तो आप डबल वर्टिकल लाइन लगाते हैं। पर अगर लिक्विड जंक्शन जो है वो अब भी है उनके बीच में, दो इलेक्ट्रोड के बीच में, तो आप इसी को किस तरह से, अगर
बीच में अगर प्रेजेंट है तो ये जो डबल वर्टिकल लाइन है इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा अगर सेल एग्जाम्पल लू, मान लो, कंफ्यूज मत हो जाना कि वहां तो पीछे जब पढ़ाया तब तो डबल लाइन, ये सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूं, ठीक है। कॉपर सल्फेट और कॉपर, ये एक सेल है मान लो आपका, फाइन। अब मान लो कि मैंने सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाया, और क्योंकि सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाया इस वजह से इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में लिक्विड लिक्विड जंक्शन है, और लिक्विड लिक्विड जंक्शन को फिर आप जो है इस डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। क्लियर हुआ? तो मैं वापस से बताती हूँ, अगर दो सब्सटेंस से आपका एक इलेक्ट्रोड बना है तो उन दोनों सब्सटेंस को आप कॉमा से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग लिखते हैं। उसके बाद जो वो इलेक्ट्रोड अपने ही आयंस के जिन के कांटेक्ट में है उसको एक वर्टिकल लाइन से सेपरेटली लिखते हैं इस तरह से, ठीक है। इसी तरह दूसरा भी लिखते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, और दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में अगर लिक्विड लिक्विड जंक्शन था और उसे सॉल्ट ब्रिज से आपने रिमूव किया है तो उसे डबल वर्टिकल लाइन से लिखते हैं। अगर दो इलेक्ट्रोड है और आपने कोई सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाया है और इनके बीच में लिक्विड लिक्विड जंक्शन अभी तक प्रेजेंट है तो वो आप डैश लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा और भी तरीके हैं, आपको बहुत बार जो है इस तरह इसी सेल को इस तरह से भी लिखा हुआ, इस सेल को नहीं, मान लो सॉल्ट ब्रिज था तो यहाँ पे आपको अगर देखा होगा बहुत बार, अगर पहले भी 12th में वगैरह पढ़ी होगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो आपने देखा होगा कि इस तरह से भी लिखते हैं, ठीक है, इस तरीके से भी लिखा जाता है, राइट। तो ये जो इस तरीके से सेल लिखा जा रहा है जहां ये आयंस लिखे गए हैं, तो ये मतलब ये कॉपर सल्फेट को यहाँ पर आप आयंस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सिर्फ कॉपर का लिखोगे क्यों, क्योंकि कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया है आपने। जिंक का लिखोगे क्यों, जिंक का इलेक्ट्रोड लिया है। और सॉल्यूशन कैसा है, एक्वस, वाटर में सॉल्यूशन बनाया है तो एक्वस सॉल्यूशन है तो कोष्टक में आप उसकी फेज एक्वस लिख सकते हैं, और जिंक सल्फेट को आप जिंक 2+ लिख सकते हैं, और जिंक कॉपर 2+ लिख सकते हैं। यानी कि आप उस इलेक्ट्रोलाइट को उसके आयन के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा यहाँ पे मान लो एक और नया मैं ले रही हूँ सेल जिसमें Zn2+ मान लो मैंने लिखा। इस Zn2+ का मतलब क्या है, जिंक सल्फेट, कोई ना कोई है आगे, ठीक है। इसके साथ ये एक इलेक्ट्रोलाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। अब देखो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कोष्टक में A = 0.1 m लिख दिया। यहाँ पे H+ यानी कि H+N कोई इलेक्ट्रोलाइट है, चाहे वो क्या हो, H2SO4 हो, HCl हो, ठीक है, ऐसा कोई इलेक्ट्रोलाइट जिसमें H+ प्रेजेंट है, राइट। ओके, ये लिखा मैंने 0.1 m, और ये यहाँ पे ये सेपरेट हो जाएगा क्योंकि इसके आयन है ये H2 गैस जिससे ये बना हुआ है, और यहाँ पे मैंने इसको लिखा गैस में, ये ATM, और ये क्योंकि 2 से बना हुआ था तो कॉमा लगा दिया, और ये PT। अगर एक सेल में उस इलेक्ट्रोलाइट की एक्टिविटी दे रखी हो तो आप कोष्टक में इस तरह से लिखेंगे, सक्रियता दे रखी हो तो इस तरह से लिखेंगे। H+ की भी सक्रियता दे रखी हो, जो भी सॉल्यूशन दे रहे हो उसकी सक्रियता दे रखी हो, तो आप सेल में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह से लिखेंगे। उसकी फेज, इलेक्ट्रोड की फेज, जिस फेज इलेक्ट्रोड जिससे बना हुआ है सब्सटेंस से, वो सब्सटेंस किस फेज में है वो फेज भी आप उसके कोष्टक में लिखेंगे नीचे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा G, यानी कि H2 आप किस फॉर्म में थे, किस फॉर्म में थे इस इलेक्ट्रोड में, गैस की फॉर्म में आप पास कर रहे थे, और क्योंकि ये स्टैंडर्ड ले रहे थे हम तो ये प्रेशर कितना था, 1 atm था, तो ये भी हमने यहाँ पे लिखा। ये क्यों बता रहे हैं हम, ये इसकी कंसंट्रेशन को बता रहा है। 1 atm प्रेशर था और गैस की फॉर्म में था, तो ये भी सब आप रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। और एक एग्जांपल देती हूँ मैं यहाँ पे, अगर नहीं दे रखा हो एक्टिविटी और सिंपल सा आपको दे रखा हो और कहा हो कि ये सॉल्यूशन आपने एक्वस बनाया है, तो आप यहाँ कोष्टक में एक्वस लिखते हैं, राइट। HNO3 है, ये भी सॉल्यूशन डाइल्यूट था तो ये एक्वस लिखते हैं। H2
गैस फॉर्म में एक्टिविटी दे नहीं रखी तो आप इसकी फेज लिखेंगे यहाँ पर कि गैस फेज में लिया था, और ये प्लेटिनम। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से जो है आप पूरे सेल का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, राइट। अब बारी आती है कि ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वो तो मैंने बहुत बार बताया है आपको कि सेल का जो ईएमएफ होता है वो क्या करते हैं, ये पूरे सारे सेल है, ठीक है, ये इसका राइट हैंड साइड है, ये इसका लेफ्ट है, ये तो है राइट पार्ट और ये है लेफ्ट पार्ट, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रोड का या फिर इस पूरे हाफ सेल का ईएमएफ माइनस इस पूरे हाफ सेल का ईएमएफ मिलके क्या करते हैं, ये मिलके अगर राइट में से लेफ्ट माइनस कर दे तो आपको इस पूरे सेल का ईएमएफ प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसका निकालना हो, इस वाले सेल का, राइट, तो मैं क्या करूंगी, ई सेल लिखूंगी यहाँ पे, और कॉपर 2+ कॉपर, यानी कि मैंने इस वाले हाफ सेल का ईएमएफ लिया है माइनस ये राइट हैंड साइड वाला जिंक 2+ लिख लिया, राइट। अब जैसा कि हमें पता है कि कॉपर का जो ईएमएफ था वो कितना था, पॉजिटिव में 3-4 था, और जो जिंक का ईएमएफ था वो माइनस में 0.76 था। ये यहाँ पे अगर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट में जो मैंने आपको टेबल बताई थी ना, वो उसमें देखना, उसमें ये होगा इसकी वैल्यूज, राइट। तो ये थी इनकी वैल्यूज, और फाइनली जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो इसका ईएमएफ कितना आता है, 1.10 वोल्ट के बराबर आता है। कहाँ पर, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो इस तरीके से आप ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। ज्यादातर जो एग्जाम में अगर कैलकुलेट करने का बोला हो तो ये वैल्यूज दे रखी होती है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में जो है हम ईएमएफ मेजरमेंट पढ़ेंगे। ओके, आज की क्लास में इतना ही।